अगले रोज दिन चढ़े मोहसिन आया। उसकी जबानी पता चला कि 3 गैर मुल्की जर्सी एक सड़क पर मुर्दा पाए गए हैं। चूंकि उनके लिबास से पासपोर्ट या कोई ऐसे कागजात नहीं मिले जिनसे उनकी शनाख्त हो सकती, इसलिए पुलिस ने उनकी लाशों को सर्द खाने में रखवा दिया है। उनकी मौत की बज़ाहिर कोई वजह भी मालूम नहीं हो सकी। हालांकि तीनों की लाशों के करीब 3 खुले चाकू भी पड़े थे। पुलिस अब उन चाकुओं से फिंगरप्रिंट लेकर कातिलों को तलाश करेगी। आम ख्याल यही है कि इन चर्सियों ने माली तंगदस्ती से मजबूर होकर रात के अंधेरे में कुछ लोगों को लूटने की कोशिश की और ये चाकू भी उनके ही थे, लेकिन खुद ही इस कोशिश में हलाक हो गए। कयास आराइयों का सिलसिला इस सवाल पर आके टूट जाता था कि उन्हें कैसे हलाक किया गया, क्योंकि उनके जिस्मों पर किसी भी किस्म के हथियार इस्तेमाल करने के निशान न थे। नेपाल में गुरखों का एक कबीला अभी तक मौजूद है जो 200 साल कबल के ठग्गों का अपने शिकार को हलाक करने का पुराना तरीका अब भी इस्तेमाल करता है। एक रुमाल में सिक्का बांध कर शिकार के गले के गिर्द रुमाल इस तरह कस देते हैं कि सिक्के का पूरा जोर गले के मनके पर पड़े। मनका इतना दबाव बर्दाश्त न कर सकने के बायस टूट जाता है और शिकार हलाक हो जाता है। मुझे उन नेपाली ठग्गों के मुतालिक मरियम ने बताया था। मैं मोहसिन की बातें खामोशी से सुनता रहा और कोई तबसरा न किया, क्योंकि जब किसी वाक़े के मुतालिक एक से ज्यादा आरा हो जाएं तो मामला उमूमन अनसॉल्व्ड रह जाता है। आपके जहन में ये सवाल यकीनन उठता होगा कि भारत में 3 साल क़याम के दौरान सिवाय गोरखपुर के हवाई अड्डे के जहां सैकड़ों अफराद जलकर भस्म हो गए थे, हमने हमेशा दुश्मनों को हलाक करने से इज्तनाब किया और ये इंतहाई इक़दाम सिर्फ उसी वक्त किया जब कोई दूसरी सूरत बाकी न रही। लेकिन नेपाल में 3 माह से भी कम अरसे में मैंने और मेरे साथियों ने इतने लोगों को हलाक किया कि उनकी लाइन लग गई। इसकी वजह यह थी कि भारत में अपने महकमे की तरफ से हमें चंद मखसूस टारगेट दिए गए थे और गोरखपुर का मिशन भी हमें दिए गए टारगेट्स की लिस्ट में नहीं था। भारत में हमने रूपोशी और कवर में सारा वक्त गुजारा और हम हिट एंड रन की हिकमत अमली से काम लेते रहे। हमारी तलाश में भारतीयों की कामयाबी मेरी गिरफ्तारी की सूरत में सामने आई, लेकिन खटमंडू में सूरत हाल भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ भारतीय जासूस अपने पूरे वसाइल के साथ मौजूद थे और मेरे मुतालिक पूरी मालूमात रखते थे। मैं उनके सामने मौजूद था और मेरे साथ अमली तौर पर सिर्फ 3 चीनी दोस्त थे। यहाँ हमारे मकासद भी मुख्तलिफ थे। भारतीय मुझे जिंदा गिरफ्तार करने या उसमें नाकामी की सूरत में हलाक करना चाहते थे और मैं उनकी नफरी और उनके प्लांटेड आदमियों को ज्यादा से ज्यादा हलाक करके उनके प्लान को नाकाम और उन्हें खौफजदा कर रहा था। इस आमने सामने की जंग में जो भी रुकावट मेरे सामने आती मैं उसे खत्म करता जाता, चाहे वो चंद गद्दार और प्लांटेड महाजरों की सूरत में सामने आई या जर्मन टूरिस्टों की शक्ल में। भारत की निस्बत खटमंडू में मुझे जानी खतरा बहुत ज्यादा था और उसी खतरे को कम करने के लिए यहाँ मेरे हाथों पै दर पै हलाकतें हो रही थी। आइंदा 3-4 रोज में जर्मनों के मुतालिक यही मालूम हुआ कि उनकी आइडेंटिटी का सबूत न मिलने के बायस किसी सिफारत खाने ने भी पुलिस से रुजू न किया और उन्हें लावारिस समझने और मजहब का तयन न हो सकने के सबब नेपाल के कानून के मुताबिक उन लाशों को जला दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। चरस के रसिया हिप्पी खटमंडू में अक्सर सर्दी और भूख से हलाक हो जाते थे। मैंने उनके पासपोर्ट और कागजात अपने कमरे के आतिशदान में जला दिए और चंद ही रोज बाद इन जर्मन हिप्पियों की हलाकत भी माजी का किस्सा बन गई। मेरी फौरी ज़हनी परेशानी वो महाजिर था जो किसी सूरत भी मेरा पीछा न छोड़ता था। मोहसिन और लड़के उसकी मुकम्मल निगरानी करते रहे, लेकिन भारतीय सिफारत खाने से उसके ज़ाहिरी राब्ते का कोई सबूत न मिल सका। सड़क पर होटल के सामने खड़े होने से मैं उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसका दिन का बेशतर हिस्सा वहाँ गुजारने से वो मेरे जहन पर बोझ बन गया था। उससे छुटकारे की कोई और सूरत न देखते हुए मैंने एक रोज होटल से निकलते हुए उसे अपनी वैन में बैठने की दावत दी। वो घबरा गया और वैन में बैठने से इनकार करते हुए भाग खड़ा हुआ। इससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ समझ में नहीं आता था कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं या कम से कम सही सूरत हाल ही मालूम हो जाती ताकि उसका सद्देबाब कर सकता। एक रात मरियम के घर में उसे मैं अपनी अमली जिंदगी के अव्वलीन दौर के वाकयात सुना रहा था जो मैंने चिटागोंग में इस्फहानी टी कंपनी की मुलाजमत में गुजारा था। उसे बंगाल टाइगर के शिकार का एक वाकया सुनाते हुए शेर को रागिब करने के लिए चारा बांधने के मकाम पर पहुंचा तो उसे मेरी बात पूरी तरह समझ में न आई। मैंने उसे तफसीलन बताया कि गाय के बछड़े को जंगल में किसी खुले मकाम पर बांधकर शिकारी दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और शेर बछड़े की बू पर उस तक आ जाता है और शिकारियों की गोलियों का निशाना बन जाता है। मैं मरियम को ये समझा ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंदी और उस महाजिर की वहाँ मौजूदगी की वजह मुझे समझ में आने लगी। भारतीय सिफारतकार भी उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें बखूबी इल्म था कि खटमंडू में मुक्ति बाहिनी के 9 अफराद गद्दार महाजिरों और विजय कुमार की अमवात में मेरा अमल दखल था, लेकिन कोई ऐसा
ऐसा सबूत उन्हें न मिल सका कि जिसके जरिए वो मुझे इन अमवात का जिम्मेदार ठहरा सकें। मेरे ख्याल में उन्हें पूरा यकीन था कि उस महाजिर की हर रोज की निगरानी से तंग आकर मैं झुंझलाहट में उसे खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा होता और उन्होंने उस महाजिर से पहले ही ऐसी कोई तहरीर ले ली होती कि उसे मुझसे जान का खतरा है या उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा, तो वो बड़ी आसानी से मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा सकते थे। अगर उनके पास ऐसी तहरीर मौजूद थी तो वो खुद भी उसे हलाक करके उसका कत्ल मेरे सर मूंड सकते थे। अभी तक ये बात सिर्फ मफरूजा थी, लेकिन हर तहकीक और तफ्तीश मफरूजों से ही शुरू होती है। इन हालात में ये महाजिर मेरे कुछ न करने के बावजूद मेरे लिए फौरी खतरे का बायस था। मैंने मरियम के मशवरे से एक प्लान बनाया जिस पर अगले रोज सुबह ही अमल करना था। मरियम के घर से मैं खिलाफ मामूल जल्द उठाया और मोहसिन के घर गया। मोहसिन को मैंने कहा कि महाजिरों के 10 नुमाइंदों को लेकर वो कल 2 बजे मेरे होटल पहुंच जाए। उसे मैंने इसके अलावा कुछ न कहा। अगले 10 दिन सुबह 10 बजे अपने चीनी साथियों के हमरा मैं वैन में होटल से बाहर आया। वो महाजिर हस्बे मामूल होटल की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। मैंने चीनी दोस्तों को उससे चंद कदम पहले ही उतार दिया और वैन महाजिर के बिल्कुल करीब खड़ी कर दी। वो अभी मेरे उसके करीब रुकने की वजह के मुतालिक सोच ही रहा होगा कि मेरे चीनी दोस्तों ने दोनों तरफ से उसे नरगे में लेकर इंतहाई फुर्ती से वैन में खींचा, मुंह पर टेप चिस्पा की और आंखों पर पट्टी बांधकर वैन के फर्श पर डाल दिया। इधर उधर के बिला वजह चक्कर काट कर हम उसे शेर पंजाब रेस्टोरेंट ले आए। अभी रेस्टोरेंट का काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। सरदार जी से चंद मिनट गपशप की और उसे चिंगवा रेस्टोरेंट ले आए। वहाँ भी मुनासिब जगह न होने के बायस हम पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंचे। मैंने वैन खासी आगे ले जाकर खड़ी की और ट्रांसमीटर ऑपरेटर के कमरे में चला गया। ट्रांसमीटर और दूसरे आलात पिछले कमरे में थे। ऑपरेटर कुछ देर पहले ही घर से आया था जहाँ वो अकेला रहता था। मैंने उसे कहा कि मुझे अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में चंद घंटों के लिए उसके घर की जरूरत है। वो खामोशी से उठा और मेरे साथ एम्बेसी से बाहर आ गया। वैन में बैठने से पहले उसने कहा, मेरा घर हाजिर है, सिर्फ ये ख्याल रखें कि मैं सिफारत खाने का मुलाजिम हूँ और अफसरान मुझे पसंद नहीं करते। ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें मेरे खिलाफ कोई मौका मिल जाए। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो वैन में मेरे साथ बैठ गया। उसका घर सिफारत खाने से 3 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर था। उसने दूर से मुझे अपना मकान दिखाया, चाबियां दी और वैन से उतर गया। मैंने वैन उसके छोटे से घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी की। मकान का दरवाजा खोला और मेरे चीनी साथी उस महाजिर को लेकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने बाहर आकर वैन मकान से जरा परे एक खुली जगह पर खड़ी की और मकान के अंदर चला गया। पहले कमरे को छोड़कर हम पिछले कमरे में चले गए। मेरे साथियों ने उसकी आंखों से पट्टी उतार दी। महाजिर खौफ से थर थर कांप रहा था। मैंने अपना पिस्टल और खुखड़ी निकाल कर मेज पर रख दिए। मेरे कहने पर चीनी साथियों ने उसे फर्श पर उकड़ू बिठा दिया। मैंने उसे मजीद खौफजदा करने के लिए पिस्टल के चैम्बर से गोली बाहर निकाली और मैगजीन अलहदा की। उसके सर का निशाना लिया, फिर पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट किया। मैगजीन में गोली डालकर मैगजीन पिस्टल में फिट की। मैं ये सब कुछ उसे खौफजदा करने के लिए कर रहा था। मैंने पिस्टल दोबारा मेज पर रखा। चीनी साथियों ने मेरे इशारे पर उसे खड़ा कर दिया। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। चीनी दोस्तों ने उसे इशारे से मुझे दिखाया। खौफ के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने फर्श भी गंदा कर दिया था। यही वो वक्त था जब उससे कुछ उगलवा लिया जाता। चीनी दोस्तों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था। एक ने मेरे इशारे पर उसके सर के बाल खींचकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और मैंने ऊपर तले 8-10 जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किए। उसे फर्श पर गिरने से चीनी दोस्तों ने रोक रखा था। मुंह पर टेप लगी होने के बायस वो न तो बोल सकता था और ना ही शोर मचा सकता था। सिर्फ गूं गूं की आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। मैंने पिस्टल उठाकर उसकी तरफ करते हुए कहा, खामोश हो जाओ वरना गोली तुम्हारे सीने के आर पार कर दूंगा। वो यकदम खामोश हो गया। मुझे सब मालूम हो चुका है कि तुम किस लिए मेरी निगरानी कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें इस काम पर मामूर किया है उनमें मेरा एक आदमी भी शामिल है और मुझे उनसे तुम्हारे राब्ते की मुफस्सल रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं तुम्हें कभी का ऊपर भेज चुका होता और आज भी इसी इरादे से तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ कि सब कुछ अपनी जबान से बता दो। अगर तुम्हारे बयान और मुझे मिली हुई रिपोर्ट में जरा सा भी फर्क हुआ तो तुम्हारी लाश उन खाइयों में फेंक दी जाएगी जहां जंगली जानवर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएंगे। अपना सर हिलाकर मुझे हाँ और ना में जवाब दो कि तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं। मैंने महज हवा में तीर चलाते हुए उससे ये बात कही थी। खौफ से थर थर कांपते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि इसी तरह सर हिलाकर मेरे सवालों का जवाब दो। मैं चाहता था कि उसके मुंह से टेप हटाने से पहले इन बुनियादी बातों का हाँ और ना में जवाब ले लूं जिनसे वो बाद में मुकर न सके। भारतीय सिफारतकारों ने तुम्हें मेरी निगरानी करने का कहा है। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, तुमसे उन्होंने तहरीर भी लिखवाई है और तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड की है। उसने एक बार हाँ में और एक बार ना में जवाब दिया। मैंने कहा, तुम्हें इस काम का मुआवजा भी मिल रहा है।
اس کا جواب ہاں میں تھا۔ مجھے بنیادی باتوں کا جواب مل چکا تھا اور انہی جوابوں کی روشنی میں مجھے اس سے مزید تفصیلات حاصل کرنا تھی۔ اس کی حالت اتنی ناگفتہ ہو چکی تھی کہ اسے ہوش میں رکھنے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں دوسرے کمرے سے اس کے لیے پانی لے کر آیا اور اسے کہا کہ منہ سے ٹیپ اترنے کے بعد بالکل مدھم آواز میں میرے سوالوں کا جواب دے۔ اگر اس نے چیخنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ اسے گولی مار دوں گا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کے باعث وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا لیکن شور مچا کر ہمسایوں کو متوجہ کر سکتا تھا، اسی لیے پیش بندی کے طور پر میں نے اسے وارننگ دی تھی۔ چینی دوستوں نے اسے پھر اکڑوں بٹھا دیا۔ میں نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری، پانی پلایا اور کہا کہ شروع سے ہر بات سچ سچ اور تفصیلاً بتائے۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب وہ بھارتی سفارت خانے 4000 روپے واپس کرنے گیا تھا تو سیکنڈ ملٹری اٹیچی میجر باسو نے اسے کہا کہ وہ یہ روپے خود رکھ لے۔ اس کے علاوہ اسے مزید 2000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ صرف اتنا کرے کہ مجھ سے قریب ہو کر میری نقل و حرکت کی مفصل رپورٹ ہر روز انہیں دیا کرے۔ اس روز سفارت خانے سے واپسی پر ہی جب میں نے اس کی جیب سے 4000 روپے برآمد کر لیے اور اسے چانٹے مارے تو اسی روز اس نے پھر بھارتی سفارت خانے جا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب اسے نئی ہدایات ملی کہ میرے پاؤں پڑ کر خوشامد اور چاپلوسی سے مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی میری نقل و حرکت کی نگرانی بھی کرے۔ معافی تو اسے مل گئی تھی لیکن میرے قریب ہونے کی اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ اس نے جب یہ صورت میجر باسو کو بتائی تو اسے اگلے روز آنے کو کہا گیا۔ اگلے روز اسے 5000 روپے دیے گئے اور اس سے یہ تحریر لکھوا لی گئی کہ اسے مجھ سے جان کا خطرہ ہے۔ میں نے کھٹمنڈو میں بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے جن میں سے 2 کی میرے ہاتھوں ہلاکت کا وہ چشمدید گواہ ہے۔ اس نے اتفاقاً مجھے ان دونوں کو قتل کرتے وقت دیکھا تھا۔ غلطی سے ایک دن میں نے ان دونوں کی ہلاکت کے بارے میں آصف سے ذکر کر دیا۔ آصف چونکہ قتل کرتے وقت کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا اس لیے اسی دن سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آصف مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور 3 چینی جاسوس ان وارداتوں میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ جان کے خوف سے میں نے بھارتی سفارت خانے سے مدد مانگی ہے اور یہ تحریر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر مجھے ہلاک کیا گیا یا کوئی گزند پہنچا تو کلی طور پر اس کا ذمہ دار آصف ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری نگرانی کی ہر روز کی رپورٹ لکھ کر وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے جسے اس کی بیوی اگلے روز ایک سبزی فروش کو دیتی ہے جو دراصل بھارتی ایجنٹ ہے اور گھوم پھر کر سودا بیچتا ہے۔ اپنے قیافے کے 100% درست ہونے اور اس مہاجر سے اتنی جلدی سچ اگلوانے پر میں بڑا خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا لیکن پہلے اسے یہ سب باتیں مہاجر نمائندوں کے سامنے دہرانی اور تحریر کرنی ہوگی۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکلا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی تھی جس میں درد کے باعث اس سے وہی غلطی ہوئی جو مجھ سے دلی سے آگرہ جاتے ہوئے ریل کے انجن سے نکلنے والے کوئلے کے دھوئیں کے باعث چھینکنے پر بے ساختہ الحمدللہ کہنے سے ہوئی تھی۔ ہائے رام کی غلطی کو مہاجر اور میں نے بیک وقت محسوس کیا۔ وہ میرے پستول کی طرف چھپٹا جو میز پر پڑا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول تک پہنچے میں نے اس کی کنپٹی پر زوردار مکہ مارا۔ وہ تیورا کر نیچے گرا اور میری 2-3 ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گیا۔ چینی دوست حیران تھے کہ یک بیک ایسی کیا بات ہو گئی جو میں نے پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے اور پھر اسے مار کر بے ہوش کر دیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتروایا۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ میں ان کی جزیات پر توجہ نہ دے سکا۔ منہ ٹیپ سے بند ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات کے گرد اس نے فوری طور پر ایک کہانی گھڑ لی جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی اور اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کی کہانی کے اس حصے کو بھی میں بغیر چبائے نگل گیا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشمدید گواہ بتایا تھا۔ اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارتکاروں نے اس سے لکھوائی تھی لیکن اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو یہ ساری داستان بھی اس کی ذہنی اختراع ہی بنتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی اصلی مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق استعمال کر رہا ہو جس کا علم اس نقلی مہاجر کو بھی ہو اور اپنی جان بچانے اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کردار کا سہارا لیا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا اور بھارتیوں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے نہیں کر سکتا تھا۔
काठमांडू में भारतीय हुकूमत ने महाजिरों के रूप में अपने एजेंट भेजने, महाजिरों की ब्रेन वॉशिंग करने और उन्हें पाकिस्तान दुश्मनी पर आमादा करने में अपना पूरा जोर सर्फ कर डाला था। ऐसा नादिर मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलना था और इस मौके का वो पूरी तरह फायदा उठा रहे थे। काठमांडू में मेरी आमद से 3 बरस पहले ही से महाजिर आने शुरू हो गए थे। भारत ने इसी दौरान अपनी जासूसी की जड़ें इस कदर फैला दी थीं जिन्हें जासूसी के मुरव्वजा उसूलों से उखाड़ना मेरे अकेले के बस में न था। उधर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ऐसी चुप साधी हुई थी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उनकी मजबूरी की भी एक वजह थी जो काफी बाद में मुझे अपने मिलिट्री अटैची से मालूम हुई। बेइंतहा सियासी दबाव के बायस नेपाल गवर्नमेंट पाकिस्तानी महाजिरों को पनाह देने को रजामंद हुई थी। उसके बायस भारत हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर नेपाल की दरामदात को मुअत्तल करने की धमकियां देता था। पाकिस्तानी सिफारत खाना इसीलिए दम साधे और भारत की सारी कार्रवाइयां खामोशी से देखे जा रहा था कि कहीं किसी छोटी सी बात को जवाब बनाकर भारत नेपाल पर अपना दबाव इस कदर न बढ़ा दे कि नेपाल गवर्नमेंट को मजबूरन पाकिस्तानी महाजिरों की आमद को रोकना पड़े। मिलिट्री अटैची के मुताबिक सिफारत खाना अगर एक तरफ मेरी कार्रवाइयों से खुश था तो दूसरी तरफ खौफजदा भी था कि कहीं इसी वजह से महाजिरों की आमद का सिलसिला रुक न जाए। अंदरूनी तौर पर इसलिए भी कि उनकी आमदनी का सिलसिला रुक जाए। मेरे पास भारतीय साजिशों का एक ही जवाब था कि जो भी जासूस और गद्दार नजर आए उसे खत्म करता जाऊं। ये सिर्फ मेरा जाती फैसला नहीं था बल्कि इस फैसले में मेरे महकमे की रजामंदी भी शामिल थी। इसीलिए मुझे वापस नहीं बुलाया जाता था और मेरी मदद के लिए 3 चीनी दोस्तों का इंतजाम भी किया गया था। इस भारतीय जासूस को मेरे चीनी दोस्तों ने जहरीली सुइयों के जरिए वहीं पर अंजाम तक पहुंचाया। सुई फायर करने का अमली मुजाहरा भी मैंने पहली बार देखा। अब लाश को ठिकाने लगाने का मसला दरपेश था। नुमाया भारतीय सिफारतकारों के नाम मुझे मालूम थे। भारतीय 2nd मिलिट्री अटैची मेजर बासु मुसलमानों से अपने तासुब और पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे था। उस भारतीय एजेंट ने भी उसी का नाम लिया था। मैंने कमरों में तलाश करके एक सफेद कागज लिया और खत बिगाड़ कर कैपिटल हुरूफ में गिफ्ट फॉर मेजर बासु लिखकर लाश के साथ नत्थी कर दिया। वैन लेकर मैं दरवाजे के सामने आ गया। चीनी साथी लाश को उठाकर और दोनों तरफ से सहारा देकर इस तरह बाहर लाए जैसे किसी लड़खड़ाते शराबी को थामा हो। पिछली सीट पर लाश को बिठाकर दोनों जानिब वो बैठ गए। मैंने मकान को लॉक किया और पाकिस्तानी एम्बेसी के पास गाड़ी खड़ी करके चाबी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को वापस की। लाश दिन को ठिकाने नहीं लगाई जा सकती थी और मेरे प्रोग्राम के लिए भी रात के अंधेरे की जरूरत थी। हम सारा दिन शहर की बैरूनी सड़कों पर वैन कभी दौड़ाते और कभी रेस्ट करते रहे। दोपहर का खाना भी इसी वजह से मिस हुआ। बिस्किट के 3 पैकेट हमने शहर के निवाही इलाके की एक दुकान से खरीदे और भूख मिटाई। जब रात खासी गहरी हो गई तो मैं वैन भारतीय सिफारत खाने के अकब में ले गया जहां सिफारत खाने की हुदूद के अंदर अफसरान के फ्लैट थे और आमदोरफ्त के लिए एक छोटा गेट था। थी तो ये खतरनाक और जुनूनी बात, लेकिन मैंने चल सोचल के मुताबिक अब खुले तौर पर मैदान में आने का फैसला कर लिया था। सड़क पर आने जाने वालों से होशियार और नजर बचाकर मेरे साथियों ने लाश को वैन से उतारा और बंद गेट के साथ टेक लगाकर बैठने की पोजीशन में रख कर आ गए। वैन पर चक्कर लगाकर हम मुखालिफ समत से अन्नपूर्णा होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन से मालूम हुआ कि बाद दोपहर बहुत से महाजिर मुझे मिलने आए थे और शाम गए तक इंतजार के बाद वापस चले गए। मरियम ने भी कई बार फोन किया था। चीनी दोस्तों के लिए कमरा तो मैंने बहुत पहले ही से लिया हुआ था। मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा लेकिन वो वापस जाना चाहते थे। भूख और थकन से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। कमरे में जाकर मैंने मरियम को फोन किया और कहा कि अगर आज की रुएदाद सुननी है तो खाना लेकर तैयार हो जाओ। चीनी दोस्त तुम्हें लेकर होटल आ जाएंगे और वापसी पर मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। आध घंटे में ही मरियम आ गई। इस दौरान मैं गर्म पानी से नहाकर ताजा दम हो चुका था। खाना खाते हुए मैंने मरियम को सुबह से अब तक के तमाम वाकयात सुना दिए। उसका रद्द-ए-अमल उसके जज्बात के ऐन मुताबिक था। कहने लगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ये जिंदगी और मौत का खेल शायद कभी खत्म न हो और मैंने पुरसुकून मुस्तकबिल के जो ख्वाब देखे हैं शायद वो कभी भी पूरे न हो सकें। मैंने मरियम को दिलासा दिया और कहा कि ये खेल मैं खुशी से नहीं खेल रहा। किसी की हलाकत पर मुझे कभी खुशी नहीं हुई। एक इंसान को मारना एक दुनिया को खत्म करना है, लेकिन मुझे इस पर मजबूर कर दिया गया है। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहन्नम की इस वादी से हम जल्द से जल्द निकल आएं। मरियम को वापस छोड़कर जब मैं होटल आया तो नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि काठमांडू में तो हर रोज नित नई मुसीबतों में घिरता जा रहा हूँ और उनका खात्मा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहाँ मुझे जो मिशन सौंपा गया था उसके मुताबिक मुझे सिर्फ प्लांटेड महाजरों के मुताल्लिक मालूमात पाकिस्तान भेजनी थी, या अगर किसी भारतीय जासूस का पता चल जाता तो अपने सिफारत खाने और महकमे को उसकी इत्तला देनी थी।
لیکن میں غیر دانستہ طور پر ان فرائض کی انجام دہی میں اس قدر انوالو ہو چکا تھا کہ چاروں طرف سے دشمن میری زندگی کے درپے تھے۔ حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ ایک طرف تو پاک بھارت دشمنی کو دوستی میں بدلا جا رہا تھا اور ہمارا برسر اقتدار طبقہ بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اور میں یہاں بھارت دشمنی اور اپنی جان بچانے کے لیے قتل پر قتل کیے جا رہا تھا۔ اپنے وطن کی محبت اور سالمیت کے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے خوشی خوشی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور ان کے ملک اور قوم نے ان کی قربانیوں کو بے حد سراہا ہے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے فوری بعد اندرا گاندھی نے اپنی تقریر میں دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دینے اور 1000 سالہ بدلہ لینے کا فخریہ ذکر کیا تھا۔ ادھر پاکستان میں بھارت سے 1000 سال تک لڑنے اور شکست کا بدلہ لینے کی قسمیں کھانے والے اب اقتدار کے نشے میں ڈوب کر اپنی کرسی کی سلامتی کے لیے بھارت سے دوستی کر رہے تھے۔ یہ دوستی مسلسل بڑھتی گئی اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ خانہ جنگی اور اندرونی بغاوت کو فروغ کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے جذبہ حب الوطنی پر ندامت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ پاکستانیوں کے قاتلوں کی قبروں اور یادگاروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس قوم نے بھی وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے دشمن اور غداران وطن کو سراہا، وہ قوم ذلت کی گہرائیوں میں ایسی گری کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ یہ فطرت کا اٹل قانون ہے اور اس سے مفر نہیں۔ 1971 میں سیاست دانوں کی ریشہ دوانیوں کے باعث پاکستان کی شکست کو افواج پاکستان کے سر منڈھا جا رہا تھا، اور افواج پاکستان کی مسلسل تذلیل کر کے اس کے جذبہ حب الوطنی اور مورال کو تباہ کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں تاکہ بھارت سے بدلہ لینے کا وہ کبھی سوچ بھی نہ سکیں اور حکمران چین کی بنسی بجاتے ہوئے آرام سے حکومت کے مزے لوٹیں۔ پاکستان سے جو اخبارات سفارت خانے میں آتے تھے وہ سب حکمرانوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے۔ صحیح حالات کا علم مجھے برطانوی اخباروں سے ہوتا تھا، جنہیں میرے ہوٹل کی انتظامیہ بڑے اہتمام سے بمبئی سے منگواتی تھی۔ بعد میں میری کوششوں سے مجھے برطانوی اور امریکی سفارت خانوں سے بھی پرانے اخبار ملنے لگ گئے، جنہیں ان سفارت خانوں کے نیپالی ملازم معقول معاوضے کے عوض مجھے پہنچا دیتے۔ اپنے ملک کی حالات کی ابتری کا پڑھ کر میں اتنا دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ میرے پاس اگر پاسپورٹ ہوتا تو میں کسی تیسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاتا، لیکن سفارت خانہ یک طرفہ اور صرف پاکستان جانے کا اجازت نامہ جاری کرتا تھا۔ اگر میں اس اجازت نامے پر پاکستان چلا بھی جاتا تو میرا محکمہ مجھ سے بغیر اجازت واپس آنے پر سختی سے باز پرس کرتا۔ کھٹمنڈو میں میری حالت ایک قیدی سے بھی بدتر تھی۔ قیدی کو تو جیل کی سلاخوں کے اندر زندگی کا تحفظ مل جاتا ہے، لیکن میرے لیے نیپال ایک ایسی جیل تھی جس میں اپنی جان بچانے کے لیے مجھے لگاتار خون کرنے پڑ رہے تھے۔ چاروں طرف سے دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ آخر کب تک میں ان کا مقابلہ کرتا؟ مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی روز دشمن کی گولیاں میرے سینے میں پیوست ہو جائیں گی اور لاوارثوں کی طرح مجھے کھٹمنڈو میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک ہستی ہی میری مونس اور رازدار تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں میری خیر خواہ صرف میری والدہ اور مریم ہی تھیں تو بے جانا ہوگا۔ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر میری سلامتی کی ہر وقت دعائیں مانگنے والی میری والدہ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں زندہ سلامت اپنی آپ بیتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مریم سے بھی میں اپنی مایوسی چھپاتا تھا، وہ بہت حساس تھی اور ایسی باتیں سن کر وہ فوراً آزردہ ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی میرے لیے بہت متفکر تھی اور میں اسے دلاسا دیتا رہتا تھا۔ اگر میں ہی اس سے مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا تو وہ حوصلہ بالکل ہی ہار دیتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔